आपने कुछ फॉरेनर्स की वीडियोस में इंडियंस के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहते देखा होगा। या अगर कोई फॉरेनर कोई इंडिया की स्पेसिफिक जगह पर घूमने गया तो उसके कमेंट सेक्शन में इंडियंस और कोई नहीं बल्कि इंडियंस ही भर जाता है कि आप वहां मत घूमिए, यहाँ भी घूमिए। कम टू नॉर्थ ईस्ट, कम टू साउथ इंडिया, ब्रो हैव नॉट इवन विजिटेड 90% ऑफ इंडिया, हैव सम बजट। जैसे कि पूरा इंडिया का ठेका इन्होंने ही लिया है। और उन सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई फॉरेनर किसी जगह पर घूमने जा रहा है ना, तो उसकी खुद की ट्रैवल चॉइस है। फिर चाहे वो जो इलाका जहाँ पे वो घूमने जा रहा है वो स्लम सी क्यों ना हो, इससे पूरे इंडिया की वैल्यू डाउन नहीं हो जाती। इस तरह के लोगों को हमें सीरियसली लेना बंद करना चाहिए। वो वीडियोस एक्सप्लोड कर जाती है ना इंटरनेट पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ऐसी वीडियोस अक्सर सबसे पहले इंडियंस ही जाके देखता है। वीडियो अपलोड होते ही तुरंत रश कर देता है इंडिया को डिफेंड करने के लिए। और अक्सर ऐसी जो डिफेंसिव ऑडियंस होती है वही कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस को एंगेजमेंट देती है, और वही एंगेजमेंट एल्गोरिदम को बूस्ट देती है, और उस वजह से वो वीडियो फर्दर पुश होती रहती है। और ये जो वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर है ना इंडिया का, ये और कुछ नहीं है बल्कि जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन की वजह से जो माइंडसेट डेवलप हुआ है ना हमारे बीच, वो है उसी का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। और ये चीज है ना जो ये गोरों के केस में ही ज्यादा देखने को मिलती है। पर उसके अलावा भी अगर हम बात करें ना, तो अब ये चीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कलर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने लग गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसे इंडियंस सुपीरियर मानने लग गए हैं। वरना अगर गोरे लोगों को और वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को छोड़े ना, तो कई सारे ऐसे ब्लैक लोग हैं जो कि नाइजीरिया, युगांडा और दूसरी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट। उनके खिलाफ दबाकर रेसिज्म है। और जो ये कॉलोनियल हैंगओवर है ना, ये उतरना तो छोड़ो बल्कि बढ़ता और जा रहा है। और इन सब चीजों का ना एक सिंगल कारण नहीं है। ये सब चीजें ना वैलिडेशन माइंडसेट, इनसिक्योरिटी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का एक कलेक्टिव रीजन है। अब वैसे तो इंडिया को आजाद हुए 75 साल या फिर 75 साल से ज्यादा हो चुका है। 1947 में देश आजाद हुआ था, जब हिस्ट्री बदल चुकी थी, ब्रिटिश रूल का ऑफिशियली एंड हो गया था। इंडिया ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली थी। उस वक्त पूरे देश का सपना था कि हम सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मेंटली और कल्चरली भी आजाद होंगे। और फिर सवाल ये आता है कि क्या हम पूरी तरह से आजाद हुए? अगर मैं बात करूं पॉलिटिकली तो यस, पर मेंटली नो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 मिनट के लिए आप अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करके देखो एक बार। कुछ इंडियंस जिनके रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स अगर किसी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएस, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में रहने चले जाते हैं, तो उसे शो ऑफ की तरह रिप्रेजेंट करता है। मैं मानता हूँ कि बाहर रहना या फिर वहाँ जॉब करना हायर सैलरीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। पर कई सारी ऐसी बुरी बातें भी हैं जिन पर लोग फोकस करते नहीं है, जैसे कि लोनलीनेस, रेसिज्म, वीजा स्ट्रगल्स, डेब्ट्स। और वहां रहने पर शो ऑफ करना बिना वहां रहने के कॉन्सिक्वेंसेस को जाने, ये साबित करता है कि जो डीप साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट है ना, फॉरेनर्स या फॉरेन कल्चर इज इक्वल्स टू सुपीरियर, जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से संभव हो पाया है, कितना ज्यादा असर कर चुका है यहाँ के लोगों पर। और एक और एग्जांपल ले लो आप। ये बात सबको पता है कि यहाँ पर इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है इंडिया के अंदर। जो इंग्लिश पढ़ना नहीं भी चाहता ना, उससे भी अगर सोशल स्टेटस मारकर अचीव करना है ना, इंग्लिश जानना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश सीखने को ही लोग एजुकेटेड या फिर इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं, जबकि लॉजिकली तो ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। और इंग्लिश अब लोगों की डेली टॉकिंग हैबिट्स में ऐड हो चुकी है। मैं खुद भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हूँ। जैसे कि मैंने भी बचपन में माफी शब्द से पहले सॉरी कहना सीख लिया था। ये वीडियो भी मैं इंग्लिश वर्ड्स के बिना कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मुझे भी पता है कि लोग भी मुझे तभी सीरियसली ज्यादा लेंगे। इस छोटी सी चीज से आपको समझ आ रहा होगा कि जो वेस्टर्न कल्चर है उससे इंडियंस कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और सच बताऊं ना, तो इसमें ना अपनी गलती नहीं है। एक्चुअली हमें कंडीशन ही ऐसे किया गया है कि हम वेस्टर्न अप्रूवल को सक्सेस का अल्टीमेट सर्टिफिकेट समझने लग गए हैं। ये एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसने एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर दिया हमारे अंदर, जो कि हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते रहे। और ये चीज है ना, मुझे सोचकर ही इतना दुख होता है, जिस देश ने मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, आर्किटेक्चर और लिटरेचर बहुत कुछ बहुत पहले ही अचीव कर लिया था, उसी देश की आज ये हालत है। उन्हीं इंडियंस को दुनिया भर में लोग कचरा, गोबर, न जाने क्या क्या बोलते हैं। और आयरनी की बात यह है कि वही देश के लोग आज वैलिडेशन के लिए बाहर देखते हैं। अब सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो हमने खुद ही की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। बात करते हैं इस बारे में। अभी जो वेस्टर्न अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है ना, ये जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है। मतलब इसकी जो जड़ें है ना, वो काफी गहरी है। पर अब सवाल ये आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उसका सबसे क्रूशियल साल था 1835, जब ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। ये कोई रैंडम ईयर नहीं था, क्योंकि इस साल एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी
इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटली चेंज कर दिया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है एक आदमी का, जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मकॉले। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई ना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, इस व्यक्ति ने एजुकेशनल फ्रेमवर्क प्रपोज किया जो कि सरफेस पर तो मॉडर्नाइजेशन जैसा लगता था, पर अंदर से ना ये एक डीप साइकोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट था। अब ये जो आदमी था ना, इसका हमेशा से ये मानना था कि जो यूरोपियन लिटरेचर है ना और साइंस है वो ज्यादा सुपीरियर है अपने ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग से। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी क्लास डेवलप करना इंडियंस की जो कि खून से और कलर से तो इंडियंस हैं, पर सोचने में, वैल्यूज में, जजमेंट में, वर्ल्ड व्यू में ब्रिटिश है। मतलब ये जो पॉलिसी थी ना, ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने वाली नहीं थी, बल्कि पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देने वाली थी। इससे हुआ क्या, ये जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम्स थे ना, जैसे कि संस्कृत पाठशाला, रीजनल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, इनको सिस्टमेटिकली साइड कर दिया सक्सेसफुली। जबकि ना उस वक्त इंडियंस के पास ऑलरेडी रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज था, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स, लॉजिक, ये सब ऑलरेडी इंडिया के पास था। काउंटलेस नॉलेज सिस्टम्स थे जो कि सेंचुरीज से इवॉल्व हुए थे, जिन्हें इन सालों ने एक झटके में खत्म कर दिया। मतलब लोगों का ना पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा कर दिया था इन्होंने कि जो कुछ होना है ना वो वेस्टर्न कल्चर से होना है, वेस्टर्न नॉलेज से पॉसिबल है। कुल मिलाकर इन्होंने उस वक्त के जो स्टूडेंट्स थे और लोग थे उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला और उन लोगों के माइंड में एक इनविजिबल रैंकिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया कि इंग्लिश का मतलब इंटेलिजेंट, वेस्टर्न का मतलब एडवांस्ड और लोकल का मतलब सेकेंडरी। और इसका सीधा सा रिजल्ट ये निकला कि इंग्लिश एक स्टेटस का सिंबल बन गई। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात एक और आती है बीच में कि जो मकौले का सिस्टम था ना, वो अगर कभी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था तो कैसा रहता। तो वैसे तो यार कुछ स्पेसिफिक कह नहीं सकते इस बारे में, पर एक चीज हो सकती थी जो कि है अगर इंडिया खुद से मॉडर्नाइज होता तो। एग्जाम्पल के तौर पर जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज को ले लो, जिन्होंने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो किया पर उनके कल्चरल हेरिटेज और लैंग्वेज को रिटेन करके रखा। ये हो सकता था, पर खैर। और फिर आया 1947, जब देश फाइनली आजाद हुआ। उस वक्त ब्रिटिशर्स तो ऑफिशियली चले गए, पर एक प्रॉब्लम छोड़ के चले गए, वो था ये सिस्टम। ये सिस्टम एज इट इज रहा। लोगों को लगा कि बहुत कुछ बदलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये वही पॉइंट है जहाँ पर कॉलोनियल लेगेसी और डीप हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो भले ही ट्रांसफर हो गई थी, पर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, ये लार्जली वैसे ही थे कि एजुकेशन में चेंज कहीं आया नहीं। इस वजह से इंग्लिश की जो पावर थी ना वो बरकरार रही, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती गई। अब क्योंकि इस वक्त तक पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी पूरी तरह से, फ्लुएंट इंग्लिश क्लास बन गई थी, ग्लोबल प्रोफेशनलिज्म का मतलब हो गया था वेस्टर्न स्टैंडर्ड। फिर आया 1990 जो कि था ग्लोबलाइजेशन का एरा, और सडनली जो वेस्टर्न मीडिया थे, ब्रांड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल्स थी, वो लार्ज स्केल पर एक्सेस होने लगी लोगों को। इससे हुआ क्या कि कॉलोनियल माइंडसेट जो था उसे एक फ्रेश फ्यूल मिल गया। कैसे हुआ ये कि जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल थी, वेस्टर्न ब्रांड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, ये सब यहाँ के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए एस्पिरेशनल बन गए। अब देखो लॉजिकल बात ये है कि अगर आप किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे मूवीज हो या न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, वेस्टर्न लोगों के बारे में जानने की कोशिश करोगे या फिर वेस्टर्न चीजों को देखोगे ना, तो ये चीजें आपको फैसिनेट कर सकती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो एसोसिएटेड है हाई इनकम से, एडवांस टेक्नोलॉजी से, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर से, ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड यूनिवर्सिटीज या फिर कंपनीज से। पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब लोगों ने हर चीज को जो कि वेस्टर्न से रिलेटेड थी ऑटोमेटिकली सुपीरियर मान लिया, खुद के कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सबको इन्फीरियर समझ लिया। और उससे हुआ ये कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लग गए खुद की कंट्री से। और ये बात गलत है। और ये हुआ क्योंकि जो माइंडसेट क्रिएट हो चुका था ना अभी तक कोलोनाइजेशन की वजह से, उस वजह से। और इसी कॉन्सेप्ट को ना एक टर्म दी जाती है जो कि है कल्चरल क्रिंज। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लोग कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली फॉरेन चीजों को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके सामने एक फॉरेन ब्रांड का प्रोडक्ट रखा है, एक प्रोडक्ट रखा है इंडिया का, तो लोग ऑटोमेटिकली फॉरेन ब्रांड को अच्छा मान लेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटीज। और ऐसे ही आर्टिस्ट के केस में भी अपन ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि अगर एक इंडियन आर्टिस्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए तो उसके लिए ऑटोमेटिकली लोगों के मन में सीरियसनेस बढ़ जाती है। रिसेंटली हमें ऐसा देखने को भी मिला है इंडियन एस्टन हॉल के केस में, जो मैसिव जंप आया उसके फॉलोअर्स में। न सिर्फ उसको बल्कि एस्टन हॉल को भी काफी बूस्ट मिला है। हालांकि वो चीज उसके लिए काफी बेनिफिशियल साबित रही, मैं उसे गलत नहीं कह रहा, बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब बाहर के कल्चर को प्रेज करना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को लोकल चीजों से जो कि ज्यादा अच्छी हैं उनसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लग जाता है। ऐसे एक बार बात कलरिज्म पर भी कर लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है अलग से, पर फिर भी
तो जो ये कलरिज्म है ना, ये पूरी तरह से कोलोनाइजेशन की वजह से नहीं आया। गोरा होना मतलब सुंदर दिखना, ये स्टैंडर्ड इंडिया में बहुत पहले से था, जबकि सुंदर दिखने से गोरे होने का कोई रिलेशन नहीं है। पर कोलोनाइजेशन ने ना इसे बूस्ट जरूर दिया है, क्योंकि गोरे खुद रेसिज्म करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, कुछ कारण था ये कहे जाने के पीछे, और इसी वजह से इंडियंस के लिए भी गोरा होना एस्पिरेशनल बन गया। और इस माइंडसेट ने एक मैसिव स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री भी क्रिएट कर दी। पर आयरनी देखो कि गोरों ने तो देश को छोड़ दिया, कलरिज्म को भी छोड़ दिया। यूरोप के अंदर कलर्ड लोग कितने रहते हैं आप सभी को पता है, पर जिस देश में इस चीज को इंटेंसिफाई करके गया, कितने अफसोस की बात है कि उसी देश में गोरे होने को लेकर क्रेज अभी भी बहुत है। पर स्टिल आई एम हैप्पी कि अब लोग फर्क समझना शुरू कर दिए हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन के लोग समझ में आ चुका है उन्हें कि गोरा होना इज नॉट इक्वल्स टू सुंदर दिखना। अब इन सब चीजों की मैंने बात करी ना, इन्हीं चीजों की वजह से हमने हमारे खुद के ही कल्चर की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी। हमारे कल्चर को हमें खुद रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि लोकल आर्टिस्ट को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती इंडिया के अंदर, फिर वही पैटर्न ग्लोबल लग्जरी ब्रांड अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें प्रीमियम पैकेजिंग के साथ मार्केट कर देते हैं और सडनली उनकी प्राइस स्काई रॉकेट हो जाती है। अब देखो क्या हुआ इधर, सेम क्राफ्ट था, सेम इंस्पिरेशन रहा, पर फॉरेन ब्रांडिंग ने परसीव किया ना तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसका मतलब हुआ क्या, हमारे कल्चरल वेल्थ जिससे प्रॉफिट हमें होना चाहिए था, कोई और प्रॉफिट ले गया, जबकि ओरिजिनल क्रिएटर्स रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई जानता भी नहीं उन्हें। अब हमने इतनी सारी बात कर ली, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो थॉट प्रोसेस है ना वैलिडेशन सीकिंग का इंडियंस के अंदर, यही कॉलोनियल माइंडसेट का लिविंग एग्जांपल है। तो अब देखो इस बारे में बात करते हैं कि इससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है। तो होता क्या है ना कि इंसान ना जब इस मेंटेलिटी का शिकार होता है ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड महसूस करता है। मतलब एक साइड पर तो उसकी खुद की रूट्स है और दूसरी साइड पर एस्पिरेशनल प्रेशर है। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि इससे कई सारे लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फेस करते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, इंफीरियोरिटी, सेल्फ डाउट। और कभी कभी ये चीजें इतनी ज्यादा सटल होती है ना कि इंसान खुद ही नहीं समझ पाता, वो बस इतना फील करता है कि लोकल चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करना बेटर है। और ये चीजें फैमिली एक्सपेक्टेशंस के थ्रू पास होती हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू नॉर्मलाइज होती है। और इस माइंडसेट का बदलना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इनविजिबल है, मतलब अनकॉन्शियसली लोग ये करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई माइंडसेट इनविजिबल है तो उसे ब्रेक कैसे किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, और इसलिए हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमने अभी समझा। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा ना कि कंडीशनिंग आई कहाँ से, तब तक हम उस पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। अब अगला और सबसे क्रूशियल सवाल ये आता है ना कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी डीपली रूटेड है तो उसका सोल्यूशन क्या है। इंडिया इस इनहेरिटेड माइंडसेट से कॉन्शियसली मूव ऑन कैसे कर सकता है, और वो जर्नी शुरू कहाँ से होगी। अगर हम ऑनेस्टली देखें ना तो इसका आंसर काफी ज्यादा होपफुल है। अब हम उम्मीद पर ही कायम है, बाकी अपन अपनी तरफ से अवेयरनेस फैला सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ और आप सब भी करिए। क्योंकि हिस्ट्री ने हमें कंडीशन जरूर किया, पर हिस्ट्री परमानेंट डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकती। और इंडिया में आज एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल भी रहा है। वो ऐसे कि एक तरफ तो एक ग्लोबलाइजेशन का एक्सपोजर है और दूसरी तरफ एक नई क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो रही है, जैसे कि हमारे रूट्स क्या है और हम अपने कल्चरल स्ट्रेंथ को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसी सवाल ने मल्टीपल काउंटर मूवमेंट्स को जन्म दिया है। इंडिया के अंदर आज हजारों यंग क्रिएटर्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स हैं जो कि कॉन्शियसली एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं कर रहे ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, उसे इंटेलिजेंटली बैलेंस कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल बनना है पर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देना, और शायद मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डीकोलोनाइजेशन का असली मतलब समझाता हूँ आपको मैं। डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वेस्ट को एनिमी समझने लग जाए, ये भी नहीं है कि मॉडर्निटी को रिजेक्ट कर दें। अगर ऐसा हमने किया तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। हमें करना क्या चाहिए कि हमें अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली इंगेज करना चाहिए वर्ल्ड वाइड, और दूसरों की वैल्यूज की भी कदर करनी चाहिए। तो बस यही वीडियो खत्म होती है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मेरी सेकंड वीडियो थी ना, उस पर रिस्पॉन्स काफी अच्छा था आप सबका। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 3 दिन के अंदर मेरे 300 व्यूज हो गए थे। बाकी आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।